गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में राजस्थान के मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के मृदा संसाधन के बारे में पढ़ने से पहले हम जो मृदा है उसके बारे में बेसिक जानकारियाँ लेंगे, जैसे कि मृदा क्या होती है, मृदा के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, या मृदा के निर्माण को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं। ये सारी जानकारियाँ हम बहुत संक्षेप में लेंगे। उसके बाद हम जो राजस्थान की मृदाएँ हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनका वर्गीकरण कैसे क्या किया गया है, ये हम उसके बाद अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा बेसिकली क्या होती है कि हमारा जो ऊपरी धरातल है उस धरातल का सबसे ऊपरी जो भाग होता है, उस ऊपरी भाग में जो असंगठित पदार्थ होते हैं उन असंगठित पदार्थों को क्या कहते हैं, मृदा। हमारे धरातल के सबसे ऊपरी भाग में जो असंगठित पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाएंगे, मृदा। अब इस मृदा के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कि इस मृदा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, खनिज। अब सवाल ये आता है कि खनिज है वो आता कहाँ से है मृदा में। तो कोई भी स्थान होता है वहाँ की जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों का अनाच्छादन यानी कि उनका अपक्षय और अपर्दन होने से वहाँ जो मृदा विकसित होती है उसमें उस चट्टान के गुण आ जाते हैं, उस चट्टान के खनिज आ जाते हैं। तो खनिजों की आपूर्ति मृदा में वहाँ की पैतृक चट्टानों से होती है। इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मृदा का वो है जैविक पदार्थ। अब ये जैविक पदार्थ मृदा में कहाँ से आते हैं कि वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं उन वनस्पतियों के जो अवशेष हैं वो उस मृदा में इन जैविक पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। इसके बाद मृदा का एक कंपोनेंट है जल और एक अन्य कंपोनेंट है वायु। तो मृदा में हम जानते हैं कि रंध्र होते हैं और उन रंध्रों में जल और वायु है और वो शामिल रहता है। उन रंध्रों के अंदर जल और वायु भरा रहता है। अब कहीं पर ये ज़्यादा भरे रहते हैं और कहीं पर ये कम होते हैं। तो ये इनकी मात्रा में अंतर ज़रूर हो सकता है, लेकिन हर मिट्टी में कमोबेश जल और वायु पाया जाता है। तो सामान्य सी अगर हम बात करें तो जो मृदा होती है कहीं की भी, उसमें ये 4 कंपोनेंट मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन कौन से, खनिज, जैविक पदार्थ, जल और वायु। असल में इन चारों कंपोनेंट्स का ही एक मिश्रण है, वो क्या है, मृदा है। इन चारों कंपोनेंट्स का मिश्रण ही क्या है, मृदा है। तो ये जो मृदा है उसकी सामान्य परिभाषा या सामान्य जानकारी रही। उसके बाद अगर हम जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला कारक है चट्टानों की संरचना। चट्टानों की संरचना में क्या क्या शामिल होगा, जैसे चट्टानों के केमिकल जो कंपोनेंट्स है उसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो उसकी कठोरता की सीमा क्या है, वो उसके जो उसमें संधियाँ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें उसकी संरचना में शामिल होती हैं। तो जो संरचना है वो मृदा निर्माण की गति को प्रभावित करती है। इसके बाद है वहाँ की जो चट्टानें हैं उनका ढाल। अब हम जानते हैं कि कोई भी चट्टान है उसका ढाल वहाँ के अपक्षय और अपर्दन की गति को प्रभावित करेगा और अपक्षय और अपर्दन के द्वारा ही वहाँ पर मृदा का निर्माण होता है। तो किसी भी क्षेत्र का जो ढाल होता है वो वहाँ की मृदा निर्माण की गति को तेज़ या मंद कर सकता है। कैसे कि जो तीव्र ढाल होगी वहाँ पर अपर्दनात्मक या अपक्षय है वो ज़्यादा गतिशील होंगे, तो वहाँ पर सेलचूर्ण भी ज़्यादा होगा, वहाँ मृदा निर्माण की संभावनाएं भी ज़्यादा होंगी। जबकि जहाँ पर ढाल मंद होता है वहाँ पर चट्टानें अपेक्षाकृत संगठित होती हैं, तो वहाँ पर मृदा निर्माण की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। इसके बाद जो अगला फैक्टर है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है वो जलवायु। जो तापमान है, वर्षा है, ये सारी चीज़ें हैं, जलवायु के तत्व हैं, वो किसी भी क्षेत्र की मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। वनस्पति का हम पढ़ चुके हैं कि वनस्पति मृदा में जैविक पदार्थों की आपूर्ति करती है, तो ये भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। तो ये तो मृदा की सामान्य सी जानकारी रही। अब हम बात करें राजस्थान की मृदा की, तो राजस्थान में मुख्यतः रेतीली मृदा पाई जाती है। हम ये जानते हैं कि राजस्थान के 60% से भी ज़्यादा भाग, लगभग 61
65% क्षेत्रफल पर राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है और मरुस्थल में रेतीली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो राजस्थान की अधिकांश जो मृदा है वो किस किस्म की है? रेतीली किस्म की है। और यहाँ से जब पश्चिम से पूर्व की ओर हम जाते हैं तो इसकी मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती जाती है। हम बढ़ चुके हैं कि पश्चिम में मरुस्थल है और पूर्व में मैदानी भाग है। तो उस मैदानी भाग का उपजाऊपन क्या है? ज़्यादा है, वहाँ की उर्वरता क्या है? ज़्यादा है। तो अगर हम सामान्य तरह से देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर मृदा के जो उर्वरता है उसमें वृद्धि होती जाती है राजस्थान में। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में निर्वासित और अवशिष्ट मृदाएँ पाई जाती हैं। निर्वासित मृदा क्या होती है? जो कहीं और से बहाकर लाई जाती है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो निक्षेपित मृदाएँ होती हैं वो एक तरह से कौन सी मृदाएँ होती हैं? निर्वासित, यानी कि बहाकर लाई जाती हैं। अब बहाकर किससे लाई जाएंगी? या तो नदी द्वारा, जल द्वारा, या फिर वायु द्वारा। तो ये जल और वायु के द्वारा जो मृदाएँ, जो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है और उसका निक्षेपण किया जाता है, तो वो सारी मृदाएँ कौन सी होती हैं? निर्वासित मृदा। तो इसमें कांप है या जो दोमट मृदा है वो सारी इसमें शामिल होती है। और अवशिष्ट मृदाएँ क्या होती हैं? किसी भी क्षेत्र में वहाँ की चट्टानों के अनाच्छादन के कारण जो मृदाएँ विकसित हुई हैं वो कौन सी मृदाएँ होंगी? अवशिष्ट मृदाएँ। तो राजस्थान में निर्वासित मृदा भी पाई जाती है और अवशिष्ट मृदाएँ भी पाई जाती हैं। तो ये राजस्थान की मृदाओं की सामान्य जानकारी थी। अब हम राजस्थान की मृदा के प्रकार पढ़ें या राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण पढ़ें तो यूएस का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो आधार थे उनको बेस मानकर राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो एक तो पुरानी पद्धति के आधार पर और एक नवीन पद्धति के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। तो पुरानी पद्धति के आधार पर ये 8 मृदाएँ राजस्थान में मानी जाती हैं। रेतीली मृदा, भूरी और रेतीली मृदा, लाल और पीली मृदा, इनका एक एक करके हम आगे अध्ययन करेंगे। और नवीन पद्धति के आधार पर राजस्थान में 5 मृदाएँ मानी जाती हैं: एरिडोसोल्स, एल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। तो अब हम पुरानी पद्धति की जो मृदाएँ हैं उनकी अगर बात करें तो ये उनका मैप है, या आप यहाँ भी देख सकते हो और आपकी किताब में भी आपको ये मैप मिल जाएगा। तो आपको जो सामान्य सी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि ये पूरा का पूरा भाग है, ये जो रेतीली मिट्टी है उसका है। अब इसमें ये जो भाग है ये भूरी रेतीली का है। तो ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हो और ये आपको मैप में जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे उसमें भी आपको मिल जाएंगी। आपकी किताब में भी ये आपको मिट्टियों का वितरण है वो मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें रेतीली मृदा की तो रेतीली मृदा है वो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं आप जानते हैं इनमें ये मृदा पाई जाती है। इसमें अंतःस्पंदन और पारगम्यता की दर बहुत अधिक होती है। जो पश्चिमी राजस्थान की मृदा है उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, तो उनकी पारगम्यता बहुत अधिक होती है। तो वहाँ पर जब जल की जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी है वो बहुत जल्दी उनको सोख लेती है। ये यहाँ की विशेषता होती है, ये इस रेतीली मृदा की विशेषता होती है। अब ये रेतीली जो मृदा है ये इसमें लवणीय पदार्थ होते हैं वो बहुत अधिक पाए जाते हैं और जैविक पदार्थ हैं वो यहाँ पर कम पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा कम होती है, ये हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र है उसमें 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यहाँ पर वायु की क्रिया ज़्यादा होती है। वायु की क्रिया मतलब वायु है वो यहाँ मिट्टी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। उसके द्वारा यहाँ पर मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो ये वायु की क्रिया है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। उर्वरकों और सिंचाई की सुविधा मिलने पर यह उपजाऊपन दर्शाती है। और सबसे बढ़िया उदाहरण अपने पास कौन कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़।
वहाँ इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है, लेकिन उसमें जब उर्वरक और सिंचाई की सुविधा प्रदान कर दी गई तो ये जो मृदाएं हैं ये बहुत अधिक उपजाऊपन दर्शाने लगी। और ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका है वो आज कृषि के दृष्टिकोण से एक विकसित क्षेत्र में शामिल होने लग गया है। अब यहाँ जो नागौर और पाली है उसमें पीली मृदा मिलती है, और जो निम्न भूमियाँ हैं जो यहाँ पर झीलें हैं जैसे लूणकरणसर है, डेगाना है, सांबर है, पचपदरा है, इनमें खारी मृदा पाई जाती है। तो इन निम्न भूमियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? खारी मृदा पाई जाती है, क्योंकि ये सारी खारी जो झीलें हैं उनके आसपास की बात हम कर रहे हैं। तो ये रेतीली मृदा है, उसकी सामान्य जानकारी थी। अब जो दूसरा प्रकार है राजस्थान में मृदा का, वो कौन सा है? रेतीली मृदा। रेतीली मृदा है वो मुख्यतः राजस्थान बांगड़ में पाई जाती है। राजस्थान बांगड़ जब भूआकृतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि 4 उप विभाग इसके हमने किए थे, घग्गर का मैदान, शेखावाटी, और जो नागौरी उच्च भूमि है, और लूणी नदी का जो गोडवाड़ प्रदेश था वो। तो ये जो राजस्थान बांगड़ है इसमें ये भूरी रेतीली मृदा है वो पाई जाती है। ये जो मृदा है उसमें फास्फेट जो तत्व है वो अधिक मिलता है, फास्फेट तत्व है वो अधिक मिलता है। यहाँ जो नाइट्रेट है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जिस कारण ये अपेक्षाकृत उपजाऊ मृदा है। रेतीली मृदा की बजाय ये क्या है? अपेक्षाकृत उपजाऊ मृदा है। यहाँ पर कांपी और चूनेदार निक्षेप हैं वो भी पाए जाते हैं। कांपी निक्षेप तो मुख्यतः नदी घाटियों में ही मिलते हैं। अब अगर हम बात करें अगली मृदा प्रकार की तो वो है लाल और पीली मिट्टी, जो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि लाल और पीली मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो उसमें ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, जिलों के नाम दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको कोई चूज़ करना होगा। तो ये जो हमारा पेपर हुआ था कॉलेज लेक्चर्स का 2016 का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सेम जो जीके का क्वेश्चन पेपर था उसमें आया था कि लाल और पीली मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं वो आरपीएससी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये मृदा है ये इन जिलों में पाई जाती है। इस मृदा में जो लाल और पीला रंग है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है, और लौह ऑक्साइड के कारण मृदा का रंग लाल हो जाता है, और लौह ऑक्साइड का जलयोजन जब उसका हाइड्रेशन हो जाता है तब उसका रंग, मृदा का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। और ये लौह ऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है? जो कायांतरित और आगन्य चट्टानें जो होती हैं उनके अपक्षय और अपर्दन से ये मृदा है उसमें ये तत्व शामिल होते हैं। तो आगन्य और कायांतरित चट्टानों के टूटने से ही इस लाल व पीली मृदा का निर्माण होता है। अगली जो मृदा है वो है लाल लोमी मृदा। ये मुख्यतः डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो दक्षिणी राजस्थान का इलाका है उस दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में ये मृदा पाई जाती है। ये भी प्राचीन जो आगन्य और कायांतरित चट्टानें हैं, जो स्फटिक चट्टानें हैं, उन चट्टानों के टूटने से इस मृदा का निर्माण होता है। इसमें भी लाल रंग है वो लोहे के कणों के कारण होता है। और ये पूरा क्षेत्र अगर हम देखें तो यहाँ पर भील जनजाति रहती है, और भील जनजाति मुख्यतः मक्का की खेती करती है। तो ये लाल और लोमी मृदा है, लाल और लोमी मिट्टी है, उसमें मक्का की खेती है वो मुख्यतः की जाती है। अब अगली मृदा है वो है मिश्रित लाल व काली मिट्टी। ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का जो ये हल्का पठारी भाग है उसमें ये मिट्टी है वो पाई जाती है। जो यहाँ की काली मिट्टी है वो एक तरह से मालवा पठार की जो काली मिट्टी है, मालवा पठार मध्य प्रदेश में है, तो उस मालवा पठार की काली मिट्टी का ही ये क्या है? विस्तार यहाँ पर है। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थ हैं, इनकी कमी पाई जाती है। तो और कपास और मक्का की खेती है वो इसमें ठीक ठाक मात्रा में की जाती है। अब अगली जो मिट्टी है वो कौन सी है? मध्यम काली मिट्टी।
हाड़ौती का पठार है उसमें ये मध्यम काली मिट्टी मिलती है। हाड़ौती का पठार है उसमें कौन कौन से ज़िले शामिल होते हैं? कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी। तो ये वाला इलाका है उसमें ये मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कैल्शियम और जो पोटास है वो ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ हैं वो कम ही पाए जाते हैं। इसमें जो व्यापारिक फसलें हैं जैसे कपास है, गन्ना है, इनकी खेती है वो अच्छी मात्रा में की जाती है। इसके साथ साथ जो बारा वाला इलाका है, जो बारा ज़िला है, वो मसालों के उत्पादन में आजकल काफ़ी अग्रणी भूमिका राजस्थान में निभा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब अगली जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। एक शब्द यहाँ पर आया है जलोढ़। जलोढ़ क्या होता है? वो निक्षेप या वो अवसाद जिनका जमाव है वो नदियों के द्वारा या जल के द्वारा हुआ है, तो वो कौन से वो क्या कहलाएंगे? जलोढ़। यानी कि वो अवसाद जिनका जल के द्वारा निक्षेप हुआ है वो क्या कहलाएंगे? जलोढ़। और एक अन्य नाम अगर हम देखें तो ऐसा ही नाम एक आता है, अपने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा, हिमोड। तो ऐसे निक्षेप, ऐसे अवसाद जो हिमानी के द्वारा जिनका जमाव होता हो वो क्या कहलाएंगे? हिमोड। ऐसे अवसाद जिनका जमाव जल के द्वारा होता हो वो क्या कहलाएंगे? जलोढ़। ऐसे निक्षेप जिनका ऐसे अवसाद जिनका जमाव वायु के द्वारा होता हो वो क्या कहलाएंगे? वायुड या वायुड भी कह देते हैं कई बार। तो ये आपको शब्द याद रखने हैं। तो जलोढ़ मृदा कौन सी होगी? जिनका जमाव नदियों के द्वारा हुआ है, और नदियों के द्वारा मैदान बना है पूर्वी मैदान, जो अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का इलाका है, उस सारे में ये जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। इसमें चूना और फास्फोरिक अम्ल है उसकी कमी पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण है वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी है। तो ये हम जानते हैं कि नदियों के किनारों पर जो मिट्टी होती है वो अधिकतर उपजाऊ होती है। अब जो लास्ट है इसमें वो कौन सी है? भूरी रेतीली जलोढ़ मिट्टी। तो ये अलवर, भरतपुर, गंगानगर वाला जो इलाका है उसमें ये नदियों के द्वारा इस भूरी रेतीली जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण है वो हुआ है। तो ये तो पुरानी पद्धति से जो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण था वो था। अब हम राजस्थान की मिट्टियों का नवीन पद्धति से जो वर्गीकरण है, ये भी यूएस का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसी ने ये वर्गीकरण किया है, और राजस्थान में ये इसके आधार पर ये क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं मृदा के। तो इसमें सबसे पहले है एरिडोसोल्स। ये जो शुष्क क्षेत्र है, जो जहाँ पर बारिश कम होती है, वर्षा कम होती है, वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। ये एक तरह से खनिज मृदा है। अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो शुष्क भाग है, उसमें ये मिट्टी है वो पाई जाती है। इसमें घुलनशील लवण और कार्बोनेट है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो दूसरी मिट्टी है वो कौन सी है? एल्फिसोल। ये पूर्वी मैदान में जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर ये इलाका है वहाँ पर एल्फिसोल पाई जाती है। ये परिपक्व मृदा है, यानी कि ये इसका जो परिच्छेदिका का विकास है वो पर्याप्त मात्रा में हुआ है। परिच्छेदिका क्या होती है? जो हमने क्या पढ़ा था कि मृदा क्या होती है? ऊपरी असंगठित पदार्थों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? मृदा। जो मान लो ये धरातल है अपना, इस धरातल के नीचे ये जो मूल चट्टान होती है, एक मिनट, ये मान लो अपना क्या है? धरातल है, और ये इसके नीचे मूल चट्टान है। इस मूल चट्टान के अपक्षय और अपरदन से इसके ऊपर जो शैल चूर्ण बना है उससे मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये क्या है? मूल चट्टान एक तरह से, ठीक है। अब इस ऊपरी सतह से मूल चट्टान तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका। ये क्या कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका।
तो ये जो परिच्छेदिका का विकास है, प्रोफाइल का विकास है, वो एल्फी में बहुत अधिक हुआ होता है और इसीलिए ये क्या है, परिपक्व मृदा कहलाती है। अगला जो प्रकार है वो है एंटीसोल। इसमें जो परिच्छेदिका है उसका कम ही विकास हुआ होता है। ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों में मिलती है और 30 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा वाले स्थान है, कम वर्षा वाले स्थान है, वहाँ पर ये मृदा मुख्यतः मिलती है। फिर अगला है इंसेप्टिसोल्स। ये दक्षिणी राजस्थान में और अरावली की तलहटी में, दक्षिणी राजस्थान मतलब जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला इलाका है, और अरावली की तलहटी जैसे राजसमंद में अरावली के आसपास के भाग हैं, अजमेर में, अलवर में, जयपुर में अरावली के जो आसपास के भाग हैं, उनमें ये इंसेप्टिसोल्स प्रकार की मृदा है वो मिलती है। ये शुष्क जो जलवायु है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में ये बिल्कुल नहीं पाई जा सकती। ये सब जलवायु में पाई जा सकती है लेकिन शुष्क जलवायु में कभी भी नहीं मिलती है। और जो नेक्स्ट है वो है वर्टिसोल्स। ये हाड़ौती के पठार में मिलती है और हाड़ौती के ज़िले हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप वापस याद करिए कि हाड़ौती में कौन कौन से ज़िले शामिल होते हैं। ये जो मिट्टी है उसमें मृत्तिका है वो अधिक रहती है। तो ये क्वेश्चन है वो भी बहुत बार आता है कि क्ले की उपस्थिति कौन सी जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको एक चूज करना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वर्टिसोल। तो ये राजस्थान की जो मृदाएं हैं उनका सामान्य वर्गीकरण था। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें राजस्थान की जो मृदा की समस्याएं हैं और राजस्थान में मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।